रियाज, जिसे आज का इंतजार था, उसने उसने अयान को टारगेट करते हुए कहा, एवरीवन एस यू ऑल नो कि हमारा कॉलेज हमेशा से फेमस ओपेरा परफॉर्मेंसेस की वजह से फेमस होता रहा है। तो आज मैं आप लोगों को एक डुएट ओपेरा चैलेंज देता हूँ कि कौन मुझे रियांश। और फिर उसने एक हाथ से पास खड़े पीयूष की तरफ इशारा कर कहा और पीयूष को पियानो और गिटार के डुएट ओपेरा में चैलेंज देता है। रियांश की बात को सुनकर सभी लोग बस एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि यहाँ हर कोई ही जानता था कि पीयूष एक पियानो आर्टिस्ट था और रियांश भी बहुत अच्छा गिटार बजाता था। और फिर अगर कुछ लोगों को पियानो या गिटार आता भी तो पर वो इस डुएट कॉम्पिटिशन के लायक नहीं थे। वही दूर खड़े अयान की मुठिया रियांश की बात सुनकर गुस्से में बंद हो गई। रियांश ने आज उसी बात का फिर से फायदा उठाया था कि उसे पियानो नहीं बजाना आता था। और ये तो साफ ही था कि उसने चैलेंज सिर्फ उसे दिया है और वो ये बताने के लिए उसके पास हमेशा से उससे ज्यादा अच्छे लोग हैं। अद्विक, जो अब तक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, वो भी कैसे नहीं समझ पाता कि रियांश ने ये जरूर अयान को उकसाने के लिए किया है। अद्विक ने उस दिन देखा था कि अयान कितनी अच्छी गिटार प्ले कर रहा था। उसने फिर अपने साथ खड़ी गार्गी से पूछा, गार्गी, ये तुम्हारा भाई पीयूष हमेशा से रियांश का दोस्त क्यों रहा है, जबकि वो जानता है कि उसके भाई अयान को ये रियांश बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात सुन गार्गी ने उदास होकर कहा, वो भाई हमेशा से ही रियांश को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। और दूसरा ये कि वो यहाँ पढ़े थे और जबकि अयान भाई 4 साल बाहर पढ़े थे, तो इन सालों में उनकी दोस्ती और अच्छी हो गई थी। और आज इन दोनों को अच्छे से पता है कि अयान भाई को पियानो नहीं आता, फिर भी उन्होंने जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए डुएट रखा है। अद्विक को भी रियांश की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे ये अभिमान में आकर पूरे कॉलेज के सामने अयान को वो चैलेंज दे सकता है जो उसे आता ही नहीं। हर तरफ पड़ी खामोशी को देख रियांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने उन सभी लोगों को देखकर कहा, ओ कम ऑन गाइस, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई हमारे कंपटीशन को एक्सेप्ट ना करे। वैसे जहां तक मुझे याद है, आज हमारी पार्टी में ऑलराउंडर अयान सिंघानिया भी तो मौजूद है। कोई हो या ना हो, वो तो जरूर ही मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से अयान कह कहकर तालियां बजाने लगे। अयान, अयान। पास खड़े हर्ष ने रियांश की ये हरकत देख गुस्से से कहा, अयान, आज तू बस हाँ कह दे, मैं इस रियांश की जान ले लूंगा। ये आज सिर्फ तुझे नीचा दिखाने के लिए ना जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। पर अब अयान आए हुए चैलेंज से मुंह नहीं फेर सकता था। उसने अपना सूट सही किया और हर्ष के कंधे पर हाथ रख कर कहा, हर्ष तू चिंता मत कर, इस जैसे के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। पर हर्ष कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, अयान, मैं चलता हूँ तेरे साथ, मुझे थोड़ा बहुत पियानो बजाना आता है। वो बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सक्षम ने कहा, नहीं रहने दे, तू तो तेरे जाने के बाद जो अयान के नाम की बेइज्जती होने वाली होगी, इससे अच्छा तो अयान अकेला गिटार में ही उसे हरा दे। लोगों के आते हुए शोर को सुना अयान और नहीं रुका और वो स्टेज की तरफ बढ़ गया। शुरू से ही अयान पार्टी के एक कोने में खड़ा था, जिसकी वजह से कोई उसे देख नहीं पाया था। पर जब अयान सामने आया तो सभी लड़कियों की सांसें तो जैसे था सी गई थी। अयान सिल्वर कलर का जैकेट पहना था और उसके अंदर ब्लैक कलर की हाई क्वालिटी शर्ट। इस समय उसकी जैकेट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए उसके चेहरे के हर एक फीचर को उभार रही थी, वो सभी के लिए बहुत लुभावना था। अयान का ये स्टाइल उसके नेम को प्रॉपर सूट कर रहा था, अयान सिंघानिया, द बैड बॉय। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अयान स्टेज पर पहुंच गया। रियांश ने अयान को एक मुस्कान दी, पर उसकी मुस्कान बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। रियांश आगे आया और उसने अयान से कहा, तुम्हें लगता है न कि मैंने वो पेंडेंट तुमसे छीना था? तो फिर चलो हम एक शर्त लगाते हैं कि आज जो जीतेगा पेंडेंट उसका होगा। पेंडेंट की बात को छेड़कर रियांश ने अयान के अंदर जलती हुई आग को जला दिया था। उसने रियांश को देखकर कहा, रियांश, क्या तुम इंस्ट्रूमेंट लाओगे, क्योंकि मुझे बात करने से ज्यादा काम करने वाले लोग पसंद है। रियांश तो आज इतना खुश था कि उसने अयान के इस ताने को इग्नोर कर दिया। उसने फिर इशारा कर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाने को कहा। पर फिर उसने अपना माइक उठाकर कहा, अयान, जैसा मैंने कहा था कि मैं और पीयूष डुएट परफॉर्म करने वाले हैं, तो क्या तुम हम ऑडियंस को ये बताना चाहोगे कि क्या तुम अकेले ही दोनों इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले हो, या कोई तुम्हारा साथी है?
रियांश का इतना कहने के बाद स्टेज पर 2 पियानो और गिटार आ गई। अयान ये कहने ही वाला था कि मैं अकेला ही गिटार प्ले करके तुम्हें हरा दूंगा, पर तभी भीड़ के बीच में से एक लड़के की आवाज आई। उस लड़के ने कहा, ये क्या पार्टनर में पानी पीने क्या गया, तुम अकेले ही स्टेज पर चले गए। ऐसा कहते हुए अद्विक भीड़ को चिढ़ता हुआ अयान के पास जाकर खड़ा हो गया। लोग अब और जोर जोर से हूटिंग करने लगे। अद्विक ने एक बार सबकी तरफ देखा और फिर वो अयान के पास जाकर खड़ा हो गया। अद्विक को देख स्टेज पर खड़े अयान और रियांश अलग अलग भाव में उसे देख रहे थे। रियांश गुस्से में अद्विक को देख रहा था। आखिर ये लड़का चाहता क्या था मुझसे? ये हर बार ही क्यों मेरे और अयान के बीच आकर खड़ा हो जाता है? अगर आज इसने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं इसके साथ आज वो हाल करने वाला हूँ जिससे इसे पता चले कि असली रियांश दत्त क्या है। वही अयान बहुत कंफ्यूज होकर अद्विक को देख रहा था क्योंकि उन दोनों ने करीब एक हफ्ते से बात नहीं की थी और आज ये अचानक यहाँ आ गया। अयान को ऐसे अपने आप को देखते हुए पाकर अद्विक ने उसे आंख मारते हुए कहा, मिस्टर अयान अपना आंखें मुझसे हटा ले, वरना यहाँ लोग कुछ और समझ लेंगे। अयान ने अद्विक के कहने पर भी उससे नजरें नहीं उठाई। उसने अद्विक से सीरियस होकर कहा, अद्विक कपूर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो नीचे। उसकी बात पर अद्विक ने भी उसे उल्टा जवाब देते हुए कहा, मिस्टर अयान आपको अपने आप को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। कौन कहता है मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ? मैं तो यहाँ रियांश की वजह से आया हूँ। दरअसल मुझे न उसका ये जीतता हुआ चेहरा बर्दाश्त नहीं होता। तभी अयान ने अद्विक को घूरते हुए कहा, अच्छा और तुमसे किसने कहा कि वो जीतता ही? उसकी बात को सुन अद्विक बस मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? उन दोनों को ऐसे कुसूर पुसूर करते देख रियांश ने चिढ़कर कर कहा, हम यहाँ कंपटीशन के लिए आए हैं ना कि आप दोनों की बॉन्डिंग को देखने के लिए। तो तुम दोनों अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उठा लो। वैसे रियांश बेफिक्र था, क्योंकि पीयूष एक प्रोफेशनल पियानो प्लेयर था तो उसके हिसाब से अद्विक का उससे कोई मैच ही नहीं था। पर वो खुश था कि आज एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। अयान को भी अंदर ही अंदर यही टेंशन थी कि कहीं अद्विक कुछ गड़बड़ ना कर दे और पूरे कॉलेज के सामने दोनों की रेप्यूटेशन की ध्याछिया उड़ जाएगी। पर अद्विक तो अयान की टेंशन से दिल की धड़कन को बढ़ाकर मस्त पियानो के पास बैठ गया। अयान और बाकी सभी लोगों ने भी अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी ही देर में उनके बीच बैटल स्टार्ट हुआ। उनका म्यूजिक थीम सूफी था। पहले तो रियांश और पीयूष खुशी खुशी अपने कॉन्फिडेंस में इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। सच में उन दोनों का तालमेल काफी अच्छा था और वो दोनों भी काफी अच्छे म्यूजिक प्लेयर थे। पर वही अद्विक की वजह से अयान ने पहले ऐसी ट्यून छेड़ी पर धीरे धीरे उसे पता चल गया था कि अद्विक हवा में ही बात नहीं कर रहा था, उसे सच में पियानो काफी अच्छा बजाना आता है। दोनों का ताल बाद में कुछ ऐसा बैठा कि लोग उनकी डुएट को सुन मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे दोनों अपनी ट्यून को और टफ करते गए। इस समय उन दोनों की धुन कानों को लुभाने वाली लग रही थी। नीचे खड़े हर्ष और सक्षम तो उन दोनों की साथ में तस्वीर लेने में लगे हुए थे। आज उन दोनों की नज़र में वो दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। लोगों की तालियों के बीच में अयान और अद्विक की धुन खत्म हुई। साफ था कि वो दोनों जीत गए। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, वंस मोर वंस मोर। सभी लोगों का अपने लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखकर अद्विक बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने खुशी में अयान को लगाकर कहा, अयान हम जीत गए, हम जीत गए। अयान भी खुश था कि वो जीत गया था, पर उसने जब अद्विक को ऐसे खुद से गले लगते हुए देखा तो उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वो चाहता था कि वो अद्विक को बाहों में भर ले, पर लोगों के शोर ने उसे सच्चाई में ला दिया। उसने धीरे से अद्विक के कान में फुसफुसा कर कहा, अद्विक अगर तुम थोड़ी देर तक और मुझसे ऐसे ही चिपके रहे तो पक्का लोग इस बार गलत समझ लेंगे। अयान के इतने करीब अपने कान में कहने से अद्विक तुरंत उससे दूर हो गया। अयान ने देख लिया था कि अद्विक के कान लाल हो गए हैं। उसने मन में ही कहा, सीली बॉय। वही रियांश के कानों में अयान की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही पीयूष को अपने हारने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका मोटिव कभी भी अपने भाई को नीचा दिखाना नहीं था। वो तो अभी भी खुश था और उसने खुशी दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। रियांश ने गुस्से भरी नजर से एक बार अद्विक को देखा, जो आज एक बार फिर उसके और अयान के बीच खड़ा था।
रियांश भले ही अयान से लड़ता या झगड़ता था पर उसके भी उसूल थे। उसने शर्त के मुताबिक उस पेंडेंट को अयान को दे दिया। पेंडेंट देने के बाद वो तुरंत स्टेज से चला गया। अद्विक ने भी उस पेंडेंट को देख लिया था पर उसने इस मामले को ज्यादा कुरेदा नहीं। वो भी फिर नीचे चला गया। नीचे जाकर मानसी जो उसे छोड़कर भाग गई थी, वो अपनी खुशी को रोक ही नहीं पाए और उसने अद्विक को गले लगाकर उसे बधाई दी। पर वो ज्यादा देर तक और उसके करीब रह पाती बगल से आती हुई गार्गी ने उसे अद्विक से अलग कर दिया और फिर वो मानसी को वार्निंग भरी निगाहों से देखने लगी। अद्विक को समझ आ रहा था कि इन लड़कियों में कौन सा साइलेंट वॉर चल रहा था। वो तो जल्दी से वहां से खिसक लिया। अद्विक ऐसे ही चलता जा रहा था कि तभी एक वेटर ने उसे ड्रिंक ऑफर की। अद्विक बिना देखे उसे पी गया। एक ड्रिंक पीने के बाद वो और ड्रिंक पिता ही गया बिना ये जाने कि उस ड्रिंक में हर्ष ने अल्कोहल मिला दी थी। थोड़ी देर तक जब हर्ष ने देखा कि अद्विक का सर घूमने लगा है तो वो तुरंत उसके पास चला गया। अद्विक बिना जाने कि उस जूस में कुछ मिला भी हो सकता है, वो उसके टेस्ट से खुश होकर पिए ही जा रहा था। वही दूर खड़ा हर्ष अपने फेस पर एक चौड़ी स्माइल करते हुए अद्विक को वाइन पिता हुआ देख रहा था। पीछे से सक्षम ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, हर्ष तूने क्या कांड किया है? सक्षम की आवाज को सुनकर हर्ष पीछे पलटा तो उसे सक्षम जासूसी भरी नजरों से घूर रहा था। सक्षम के ऐसे हाव भाव को देखकर हर्ष ने एकदम भोला सा चेहरा बनाकर कहा, नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पर सक्षम हर्ष की रग रग से वाकिफ था। उसने हर्ष से कहा, अच्छा तो अभी जो तेरे होठों पर 1 मीटर लंबी मुस्कान क्यों थी, बोल। और ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ, जब तक तू कोई कांड ना कर ले तब तक तुझे चैन नहीं पड़ता। अब सच सच बता क्या कांड किया है तूने? सक्षम की इतनी पूछताछी पर हर्ष ने अपने हथियार डालते हुए कहा, अच्छा सुन, वो मैंने ना वेटर से कहकर अद्विक के पास अल्कोहल मिक्स्ड फ्रूट जूस पहुंचा दिया। अब तक तो अद्विक टल्ली भी हो गया होगा। हर्ष की बात को सुन तो सक्षम ने अपना माथा ही पिट लिया। उसने हर्ष से हैरानी में पूछा, पर तूने ऐसा किया क्यों? उसकी बात को सुन हर्ष ने बड़े ही नटखट अंदाज में कहा, अबे मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्त का भी घर बस जाए। आखिर एक दोस्त का ही तो कर्तव्य है कि वो दूसरे के संसार को बसाए। मैं तो अपना वही धर्म पूरा कर रहा था। कभी कभी तो हर्ष की बातें सक्षम के भी दिमाग से ऊपर निकल जाती थी। सक्षम ने भी अपनी बहू को उठाकर कहा, और ये तुमसे किसने किसने कहा कि ऐसे किसी को नशा करवा कर उसका संसार बसाया जाता है? उसकी बात को सुन हर्ष ने हंसते हुए कहा, ये बातें भी कोई सिखाता है क्या? ये तो एक्सपीरियंस से आती है। और तेरे भाई के पास इन मामले में बहुत ज्ञान है। देख अद्विक अब पूरा टल्ली हो गया होगा और अब वो नशे में अयान के पास चला जाएगा। वैसे भी आज अद्विक के लक्षण देखने के बाद मुझे अयान के लिए डर लग रहा है कि कहीं अद्विक स्ट्रेट ना हो और हमारे अयान को रिजेक्ट ना कर दे। और ये सब कहते हुए जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वहां अब अद्विक नहीं था। ये देखकर हर्ष घबरा गया। उसने सक्षम से कहा, अरे अद्विक गायब हो गया। ये सुन सक्षम भी टेंशन में आ गया कि कहीं अद्विक ड्रिंक करने की वजह से कुछ गड़बड़ ना कर दे। वही अद्विक नशे में ऐसे ही चलता जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि धरती गोल क्यों घूम रही थी। अगर वो दाएं जा रहा है तो उसके पैर बाएं और क्यों बढ़ रहे हैं। अद्विक ऐसे ही हिलता डुलता चल रहा था। क्योंकि आज उसने पहली बार अल्कोहल पी थी, इसी वजह से उससे बिल्कुल भी अपने आप को संभाले नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे अयान ने पकड़ लिया। अयान ने जब अद्विक को ऐसे गिरते पड़ते हुए देखा तो उसने उसे सीधा उठाया। तभी अयान को महसूस हुआ कि अद्विक ने बहुत पी रखी है। अयान ने अपनी त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या तुमने ड्रिंक की है? पर अद्विक तो इस समय अपने होश में कहा थी। वो तो बार बार एक बनी की तरह अपनी पलकें झपकाकर अयान को देख रही थी। अद्विक ने अयान के सवालों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहा, हेलो हैंडसम। और फिर उसने अपने सॉफ्ट हाथों को अयान के गालों पर रख दिया। अद्विक के हाथ की नर्म छुवन को महसूस कर एक पल के लिए तो अयान ठिठक गया। और फिर उसने अद्विक के हाथ को अपने गालों से झटक कर कहा, अद्विक होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अद्विक हंसने लगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वो कर रहा हूँ हो हर किसी को करना चाहिए। और इसी के साथ अद्विक हंसने लगा। अयान ने अद्विक के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ कर कहा,
और हर किसी को क्या करना चाहिए। अद्विक ने भी बड़े भोलेपन से कहा, सुंदर चीज से प्यार, और इतना कहते ही उसने अयान के गाल पर एक किस कर दी। अयान तो ऐसे अद्विक को किस करता देख हैरान हो गया। उसने जल्दी से अपना सर घुमाकर इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं, पर वो एक कोने में थे इसीलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा था। अयान ने तुरंत अपने उस गाल को साफ किया और अद्विक को अपने साथ ले जाने लगा। वो समझ गया था कि ड्रिंक किया हुआ अद्विक एक परमाणु बम की तरह है। पर अद्विक होश में तो अयान की सुनता नहीं था, तो नशे में सुनना तो। उसने तुरंत अयान का हाथ झटक कर कहा, तुम लालची इंसान, छोड़ो मुझे। अयान ने घूर कर अद्विक को देखकर पूछा, अच्छा मैं कैसे लालची हुआ? उसकी बात पर अद्विक ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रख कर कहा, तुम लालची हो। मैंने कहा हर एक सुंदर चीज को प्यार करना चाहिए। तुम्हें तो मेरा प्यार मिल गया और बाकियों का क्या? अद्विक के मुंह से ये सुन आयन ने तुरंत अद्विक से पूछा, बाकी से क्या मतलब है तुम्हारा? पर अद्विक ने उससे कुछ नहीं कहा। वो अपनी लहराती हुई चाल से जाता हुआ पीछे से बोला, मैं जा रहा हूँ हर किसी को प्यार देने। अद्विक के शब्द अयान के कान में गूंज रहे थे। प्यार देने, मतलब ये मेरी तरह हर किसी को किस करेगा? ये ख्याल ही अयान को पागल कर रहा था। वो तुरंत अद्विक के पीछे भागा। अद्विक बस फोन पर बात कर रहे रियांश से लिपटने ही वाला था कि तभी उससे पहले अयान बीच में आकर खड़ा हो गया। क्योंकि रियांश पिट करके खड़ा था तो उसे पता ही नहीं चला कि उसके ठीक पीछे क्या चल रहा है। वही अद्विक अयान से ऑक्टोपस की तरह लिपट गया। पर जैसे ही उसने फिर से अयान के चेहरे को देखा तो वो उस पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी अयान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे वहां से उठा ले गया। अयान के मन में तो यही चल रहा था कि अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो इसका मतलब ये उस रियांश से इस तरह लिपट जाता। और इसी सोच के चलते हुए उसके हाथ अद्विक के मुंह पर और कस गए। अद्विक उसकी पकड़ में छटपटाने लगा, पर अयान ने उसे थोड़ी दूर ले जाकर ही छोड़ा। अयान के छूटने पर अद्विक ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने जल्दी से अयान के उस हाथ को उठाया जिससे उसने उसका मुंह पकड़ा था। अद्विक ने अयान के उस हाथ को जोर से काट लिया। आह, ये कहते हुए अयान ने अपने हाथ को अद्विक के दांतों से छुड़ाया। अयान को काटकर अद्विक को थोड़ा चैन मिला। वही अयान ने चिल्ला कहा, ये बताओ तुमने ड्रिंक कहाँ से की? कि बेवकूफ ने तुम्हें ड्रिंक कराई है? आज तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वही बेवकूफ शब्द सुनकर अद्विक कहने लगा, बेवकूफ? बेवकूफ तो वो अयान सिंघानिया है। और ये कहकर वो अयान को देखने लगी और फिर बड़ी मासूमियत से उसने पूछा, तुम्हें उससे क्या काम है? रहने दो तुम उसे, वो कोई काम का नहीं है। इस वक्त अयान ही जानता था कि कैसे उसने अपने हाथों को रोका था अद्विक के गले को दबाने के लिए। अद्विक को हिलाकर अयान ने कहा, अच्छा तो मैं कौन हूँ? उसकी बात पर अद्विक ने झूमते हुए कहा, हैंडसम मैन। फिर अद्विक ने वही पुराना राग अलापते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे सभी सुंदर लोगों को प्यार करना है। उसके मुंह से फिर वही बात को सुना अयान ने अद्विक को और थोड़ी देर पार्टी में नहीं रहने दिया। वो अद्विक को ऐसे ही घसीटता हुआ हॉस्टल रूम ले जाने लगा, पर अद्विक था कि उसका राग अलापना अभी भी जारी था। जैसे तैसे करके अयान अद्विक को रूम में लेकर आया। रूम में ले जाकर अद्विक फिर से इधर उधर घूमने लगा और फिर कभी रोने लग जाता तो कभी हंसने लग जाता। अयान, जिसने रूम को अच्छे से लॉक कर दिया था, जब उसने अद्विक के रोने की आवाज सुनी तो वो उसके पास गया और उसे चेयर जिस पर वो खड़ा था वहां से नीचे उतारा, पर अद्विक का रोना चालू ही था। वो रोते हुए कहने लगा, पापा, पापा मुझे याद आ रही है। वही अद्विक के मुंह से पापा शब्द सुनकर एक पल के लिए तो वो ठिनका, आखिर इस शब्द से उसे मानो नफरत सी थी। पर उससे ना जाने क्यों अद्विक का रोना नहीं देखा जा रहा था। उसने उसे शांति से उठाया और उसके बेड पर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। उसने उसके दोनों हाथ को अपने एक हाथ में पकड़ कर कहा, अच्छा तुम्हें अपने पापा की याद क्यों आ रही है? उसके इस सवाल पर अद्विक में सिसकते हुए बस इतना कहा, पापा पापा, और बस ऐसे ही सिसकने लगी। अयान ने उसे कंफर्ट करने के लिए जैसे ही उसे गले लगाया तभी अद्विक ने उसके ऊपर उल्टी कर दी। अपने ऊपर वॉमिटिंग को फील कर अयान झट से अद्विक से दूर हुआ। उसने देखा कि अद्विक ने उसके और खुद के ऊपर उल्टी कर दी है। ये देख कर अयान गुस्से में चिल्लाया, अद्विक कपूर, गो टू हेल। सच में आज तक उसके साथ इतना बुरा कभी नहीं हुआ था।
कि किसी ने उसके ऊपर वॉमिट की हो। उसने एक गंदा सा मुंह बनाया और तुरंत वॉशरूम में जाकर साफ करके आया। उसने सबसे पहले शावर लिया। अयान जल्दी से फ्रेश होकर उसके पास आया तो उसने देखा कि अद्विक उन्हीं गंदे कपड़ों में ही सो गया था। ये देख अयान ने एक बार बुरा सा मुंह बनाया और जाकर अपने बेड पर सो गया। उसे लेते हुए 5-10 मिनट ही हुए थे कि वो फिर उठ गया। उसने अद्विक के खराब ब्लेजर को देखा। अयान ने मन में ही कहा, अद्विक कोई नहीं कर दे इस मिस्टर गांधी की हेल्प। फिर अपने आप से लड़ते हुए अयान ने अद्विक को सीधा किया जो कि शायद अब गहरी नींद में सो चुका था। उसने धीरे धीरे ब्लेजर को खोल दिया। तभी अयान ने देखा कि हल्की सी गंदगी उसकी शर्ट पर भी है। अयान ने सोचा कि वो उसकी शर्ट को भी बदल देता है। अयान ने धीरे धीरे अयान की शर्ट की 2-3 बटन खोली ही थी कि अयान एकदम से हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अयान का चेहरा इस समय ऐसा था जिसे पढ़ पाना बिल्कुल मुश्किल था। अब अयान ने जल्दी से अद्विक के ब्लेजर की बटन को फिर से लगा दिया और उसके हाथ अब अद्विक के बालों में घूमने लगे। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद उसने एक झटके से अद्विक की बिग को खींच दिया। बिग के निकल जाने के बाद अद्विका के लंबे और काले घने बाल उसके चेहरे पर बिखेर गए। अयान के हाथ से वो बिग छूट गई जो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। अयान के पैर अपने आप 2 कदम पीछे हो गए। मतलब अद्विक एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। अयान हैरान भरी नजरों से बस अपने सामने लेटी हुई लड़की को देख रहा था। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सच में उसे किसी ने कितना बड़ा धोखा दिया था। अयान ने अपने सामने उस सुंदर चेहरे को देखा जो पहले हैंडसम लगता था पर आज तो वो एक अलग ही लेवल पर सुंदर लग रहा था। अभी अयान को लग रहा था कि उससे बड़ा कोई और बेवकूफ कैसे हो सकता था। उसके सामने 15 दिन से कोई लड़की लड़का बनकर जो रह रही थी। अयान ने उस चेहरे को देखा जिसने उसे करीब 15 दिन से परेशान करके रखा था। वो हमेशा अद्विक के लिए एक झुकाव सा महसूस करता था पर उसे समझ आया कि ऐसा क्यों था। क्योंकि ये लड़की मेरे कमरे में जबरदस्ती एक लड़का बनकर जो रह रही थी। ये सोचते समय अयान शायद ये भूल गया था कि अद्विक नहीं बल्कि वो ही जबरदस्ती इस कमरे में आया था। हाँ, लड़कियों का काम ही शुरू से होता है धोखा देना, और आज इसने भी वही किया। मैं तो इसे अपने दिल में एक अच्छा दोस्त समझ रहा था, पर ये तो। अब अयान की आंखों में अद्विक को देखते समय वो पुरानी नम्रता नहीं थी बल्कि एक ठंडक थी। अयान ने तुरंत उसके अद्विक के चेहरे पर उसका ब्लेजर डाल दिया। अद्विक को ब्लेजर उसके चेहरे पर इतनी जोर से लगा था कि उसकी आंखें हल्की हल्की सी खुल गई। अयान, जिसका दिमाग इस समय अपने ठिकाने पर नहीं था, वो इस कमरे में एक पल नहीं रुकना चाहता था। वो बाहर जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में अद्विका के सिसकने की आवाज आई। पापा पापा। ना चाहते हुए भी अयान के कदम अद्विका की तरफ बढ़ गए। अयान माने या ना माने, उसके दिल में अद्विक के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था वो ऐसे ही तो नहीं मिटने वाला था। अयान भारी कदमों से वापस अद्विक के पास गया। उसने अद्विका के चेहरे पर से बाल उठाए। अब जाकर उसने अद्विका का वो सुंदर चेहरा देखा जो उसे अब पूरा बना रहा था। अयान ने देखा कि अद्विका की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गाल पर लकीरें बना रहे हैं। उसने जब गौर से सुना तो अद्विका धीरे धीरे पापा कह रही थी। दरअसल अद्विका को सपने में वही दिन याद आ रहा था जब उसके पापा ने उसे खुद से दूर भेज दिया था। अयान के कानों में भी अद्विका की दर्द भरी आवाज पड़ रही थी। वही उसके दिल में भी काफी उथल पुथल मची हुई थी। वो अद्विक को जब लड़के के रूप में देखकर खुद को उससे अट्रैक्ट होता हुआ नहीं रोक पाया तो इस समय तो वो एक सुंदर लड़की में था जिससे उसका दिल धड़क रहा था, और वही लड़कियों के लिए बसी उसके मन में नफरत उसे अब अद्विक से पहले कई दूर कर रही थी। वो अपने इन इमोशन में इतना उलझा हुआ था कि तभी उसे अद्विक की फिर से सिसकी भरी आवाज आई। इस बार अयान के हाथ ज्यादा कुछ ना सोचते हुए उसके आंसू पोंछने के लिए बढ़ गए। अयान ने बड़े आराम से अद्विका के आंसुओं को पोंछा। वही अद्विका को लगा जैसे उसके पापा आ गए हो। उसने अयान के हाथ को झट से पकड़ लिया और उसे अपने सर के नीचे दबा कर कहा, पापा पापा। पता नहीं क्या था जो अयान को हर बार अद्विका के लिए कुछ बुरा सोचने से रोक रहा था, पर उसके दिल में हर बार ये भी बात आ जाती कि कैसे उसने उसे धोखा दिया। अद्विका के सर के नीचे से अपना हाथ निकालते हुए कहा,
अद्विक, सो जाओ, तुम्हारे पापा यही है। फिर उसके चेहरे पर एक कड़वी हंसी आ गई। अद्विक, ये भी तो एक झूठ है। तुम्हारा असली नाम तो कुछ और ही होगा। सब कुछ झूठ है, सब कुछ। और ये कहता हुआ अयान एक बार फिर अद्विका के पास से उठ गया। वो फिर से बाहर जाने लगा कि तभी उसने कुछ सोचा और वापस आकर वो फिर एक बार और अद्विका के करीब गया। उसने एक नजर सोते हुए अद्विका की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। ना कोई नफरत और गुस्सा, ना कोई दोस्ती और अपनापन। उसने एक बार अद्विका को उठाया और एक बार फिर अद्विका की बेक को लगा दिया। जब उसने देखा कि अद्विक की बेक सही से लग चुकी है, तो उसने अद्विका को फिर से लिटा कर कहा, अब पता चलेगा मिस्टर अद्विक कपूर, खेल किसे कहते हैं। और इस बार अब वो बिना मुड़े रूम से बाहर निकल गया। बाहर जाकर 2 रूम छोड़ उसने एक रूम की बेल को बजाना स्टार्ट कर दिया। ये रूम हर्ष और सक्षम का ही था। हर्ष जो अपने पैरों को दबाते हुए सक्षम को कोस रहा था कि आज उसकी वजह से अद्विक उनकी नजर से बचकर निकल गया और अद्विक को ढूंढने के चक्कर में वो ग्राउंड में कितना चला था। जब उसने अपने कमरे की घंटी को सुना तो वो सक्षम को आवाज लगाने लगा, सक्षम देख कौन है दरवाजे पर। वही सक्षम जो एक कान में हेडफोन लगाकर हर्ष को ऐसे देखा रहा था कि वो जब से उसकी सारी शिकायतों को सुन रहा था, जबकि वो तो मस्त गाने को सुन रहा था, इसलिए उसे डोरबेल की आवाज नहीं सुनाई दी। हर्ष उसे घूरता रहा कि वो उठे और जाकर देखे कि कौन है गेट पर सक्षम उठता कहाँ से जब उसे सुनाई ही नहीं दिया था। तभी हर्ष की नजर उसके कान में लगे ब्लूटूथ बड्स में गई। ये देख हर्ष और चिढ़ गया और वो फिर से बड़बड़ाते हुए गेट खोलने चला गया। आजकल भगवान तू कैसे कैसे दोस्तों को भेज रहा है। एक को बंदी मिली नहीं, मतलब बंदा मिला नहीं, वो दोस्त को भूल गया। और दूसरा जो अभी कुंवारा पड़ा है पर उसे दोस्त की कदर नहीं। ये सब बकते हुए हर्ष ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े इंसान को देख हर्ष ने एक झटके से दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। हर्ष तुरंत दौड़ता हुआ सक्षम के पास गया। उसने एक ही पल में सक्षम के ईयरबड्स को निकाल फेंक दिया और एक ही सांस में कहा, सक्षम में तो गया काम से बाहर, अयान खड़ा है। सक्षम ने अपनी बुहें उचका कर कहा, हाँ तो। उसकी बात पर हर्ष ने अपने कंबल में घुसकर कहा, इस समय अगर अयान आया है तो जरूर उसे मेरे कारनामे के बारे में पता चल गया होगा। ए फ्लैट सक्षम को समझ आ गया कि इस 30 मार खान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। तभी उनके कानों में दरवाजे के जोर जोर से पिटने की आवाज आई। सक्षम उठा और उसने पीछे बेड पर लेटे हुए हर्ष से कहा, ये मत भूल अभी गेट तूने ही खोला था, तो अयान को पता है तू जाग रहा है। और इतना कहने के साथ ही उसने गेट खोल दिया। अयान गुस्से में जल्दी से घुसा और उसने जाकर हर्ष को बेड से उठा लिया। हर्ष अयान को गुस्से में देख देख कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ अयान, तुझे तेरी बीवी की कसम, छोड़ मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अयान ने हर्ष को ऐसे छटपटाते देखकर उसे छोड़ दिया। हर्ष सीधा बेड पर जा गिरा। तभी अयान ने फिर से एक लात मारकर हर्ष को बेड से नीचे गिराकर कहा, अबे किसने कहा था तुझे कि मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद करने को। अब सो रात भर यही जमीन पर। और थोड़ी ही देर में हर्ष की जगह अयान उसके बेड पर था। हर्ष और सक्षम हैरान नजरों से अयान की तरफ देखने लगे। उन दोनों को ऐसे खुद को देखता हुआ पाकर अयान ने भी उन्हें घूरा। अयान और हर्ष ने तुरंत अपनी नजरें उठा ली। फिर उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अयान से पूछ सके कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। हर्ष जल्दी से सक्षम के बेड में घुस गया। थोड़ी देर तक उन दोनों में बेड के पीछे खिंचातानी चलती रही। हर्ष ने कुसहफुसाते हुए सक्षम से कहा, मेरा तो सारा प्लान ही इस अयान ने चौपट कर दिया। आज तक सुना था कि बीवी गुस्से में आदमियों को कमरे से बाहर निकाल देती है, पर आज देख भी लिया। हर्ष बड़बड़ा रहा था कि तभी उसके कानों में अयान की आवाज आई, क्या तुझे आज कॉरिडोर में सोना है। बस इसके बाद हर्ष की बिल्कुल आवाज नहीं आई। ऐसे ही रात बीत गई। सुबह का वक्त। कल पीटी सर ने पहले ही आज का ऑफ रखा हुआ था एक्सरसाइज के लिए, तो अद्विका मस्त अपने कमरे में चैन से सो रही थी। सुबह की धूप से अद्विका की आंखें खुली। पहले तो उसे सब कुछ सोचने में वक्त लगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वो यहाँ कर क्या रही है। तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा।
अद्विका ने अपने दिमाग को बहुत जोर से दबाया और सोचने लगी कि आखिर कल क्या हुआ था। उसे हल्का हल्का याद आया कि कल वो लोग पार्टी में गई थी, पर उससे आगे उसे कुछ और याद नहीं आ रहा था। उसे बस लास्ट उनकी परफॉर्मेंस याद आ रहा था, उसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर कल हुआ क्या था और मैं यहाँ कैसे आई? फिर उसके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि कहीं अयान को कुछ उसके बारे में तो पता नहीं चल गया। ये सोचकर ही अद्विक के शरीर में एक कंपन हो गई। ओह गॉड, अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या अयान को मेरे बारे में पता चल गया होगा? फिर उसके हाथ अनायास ही अपने बालों में चले गए। वहाँ सब कुछ सही था और उसकी शर्ट भी सही थी। फिर अद्विक ने देखा कि अयान के बेड पर कोई सिलवट नहीं थी। मतलब अयान कल रूम में आया ही नहीं था। ये सोचकर अद्विका ने चैन की सांस ली। पर अगर अद्विक मुझे यहाँ नहीं लाया तो क्या मैं खुद चल कर आई? तभी उसके हाथ में कुछ चिपचिपा लगा। उसने जब देखा तो उसके ब्लेजर पर वॉमिट लगी हुई थी। ये देखकर अद्विका का बुरा सा मुंह बन गया और वो तुरंत वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर में अद्विका नहा कर आई। उसने देखा कि कमरे में अभी तक अयान नहीं आया था। अद्विका ने अपनी टी शर्ट पर जैकेट को पहनते हुए सोचा, क्या आज इस लड़के को कॉलेज नहीं जाना क्या? अद्विका के मन में भी अभी काफी सारी उलझन थी। उसने सोचा जब वो लोग वॉशरूम साफ करने जाएंगे तभी उससे बात कर लूंगी। अद्विका कॉलेज के लिए तैयार होकर चली गई। आज नॉर्मली कम ही बच्चे आए थे, या कहो कि सिर्फ हॉस्टलर ही थे। जब आज के लेक्चर खत्म हो गए, अद्विका तुरंत क्लास से बाहर निकल गई। अद्विका का सुबह से ही मन नहीं लग रहा था। उसे जल्द से जल्द अयान से मिलना था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं कोई और तो रात को उसके साथ कमरे में नहीं आया था। उसे पूरा अंदाजा था कि कल कोई दूसरा तो जरूर था। अद्विका भागती ही वॉशरूम एरिया चली गई। अद्विका जो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि कल आखिर हुआ क्या था और वो अपने कमरे तक कैसे पहुंची। वो यही जानने के लिए जल्दी से वॉशरूम एरिया में गई जहां वो लोग अपनी पनिशमेंट के लिए जाते थे। अद्विका पहले बॉयज वॉशरूम में जाने में थोड़ा हिचकती थी, पर अब उसे तो वहां की अब आदत हो गई थी। अद्विका ने सटाक से वॉशरूम का गेट खोला और नजर घुमा कर देखा कि अयान कहाँ है। तो वॉशरूम में अयान फर्श पर पोछा लगा रहा था और रियांश वॉशरूम शीट को साफ कर रहा था। अद्विका अयान से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही रियांश, जो कल अयान और अद्विका की डुएट परफॉर्मेंस से चिढ़ा हुआ था, उसने ताना मारते हुए कहा, लो आ गए हमारे कॉलेज के नए हीरो। अब तो वैसे भी ये बहुत फेमस हो गए हैं, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है अब इन छोटी मोटी पनिशमेंट से? रियांश ने मुंह सुकुड़ते हुए अद्विका से कहा। अद्विका पहले से ही परेशान थी, ऊपर से रियांश की तानेबाजी। उसने रियांश की टाफ तरफ घूर कर देखते हुए कहा, रियांश, तुम्हें नहीं लगता कि इस पनिशमेंट को छोटी कहकर तुम अपना स्टैंडर्ड गिरा रहे हो? भूलो मत, ये वही पनिशमेंट है जिसे तुम द रियांश डैड भी नहीं बच पाया। रियांश अद्विका की हाजिर जवाबी से चिढ़ गया था। उसने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम। पर इस बार अद्विका ने उसे इग्नोर किया और अयान की तरफ देखा जो अपने काम में लगा हुआ था। उसने एक बार भी अद्विका की तरफ नहीं देखा था। अद्विक उसके पास आया और कहा, अयान। अद्विक की आवाज सुनकर अयान ने नॉर्मली अद्विक की तरफ देखा। अद्विक को उसके देखने के अंदाज से कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। अद्विका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अयान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर अयान ने इस बार उसे पूरी तरह इग्नोर कर कहा, मैं अभी फालतू नहीं हूँ, और तुम भी अपने हिस्से का काम करो। बात तो हम बाद में भी कर लेंगे। अद्विका ने देखा कि अयान का अभी उसके साथ चलने का दूर दूर तक कोई मूड नजर नहीं आ रहा था, तो वो भी अब अपने बैग को साइड में रखकर काम करने में लग गई। वो काम कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर में एक लड़का बॉयज वॉशरूम में आया। वो वॉशरूम में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसको देख हर बार की तरह अद्विका ने अपना मुंह घुमा लिया। यही वो पल होता था तब उसका दिल हर बार रोता था। क्यों आखिर उसे ऐसी पनिशमेंट मिली? पर इस बार कुछ अलग था। अयान की नजर अद्विक के अनकंफर्ट चेहरे पर गई और फिर उसने चिल्लाकर उस लड़के से कहा, अबे तुझे दिखता नहीं है कि अभी यहाँ सफाई चल रही है? तो तू थोड़ी देर कंट्रोल कर ले। थोड़ी देर रोक लेगा तो मरेगा नहीं। पर वो लड़का भी जिद्दी था। वो नितेश पटेल था, जिसके पापा की कंपनी सिंघानिया की राइवल थी। उसे भी अयान बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने भी तुनक कर कहा,
नहीं होता मुझसे कंट्रोल और तुझे क्या पड़ी है। तू कर अपना काम, मैं तो ये करूंगा। वॉशरूम को यूज करने के लिए ही बनाते हैं। अयान ने भी उसकी बात पर कहा तो जब इतनी ही लगी है तो जाकर गर्ल्स वॉशरूम यूज कर ले। तू दिखता भी वैसा ही है, कोई फर्क नहीं करेगा। पर नितेश तो आज अयान से पिटने के लिए ही आया था। नहीं, जब मेरे पास मेरा अधिकार मेरा वॉशरूम है तो मैं क्यों दूसरी जगह मुंह मारूं। फिर हल्के से मन में कहा, वैसे अयान ने आज आइडिया तो अच्छा दिया है। और इतना कहकर वो अपने पेंट की जीप को अनजिप करने लगा। पर अब अयान को ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था को किसी लड़के को अद्वी कैसे देखे उसने। अयान ने उस लड़के के ऊपर वो गंदा पानी ही डालकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अयान सिंघानिया से ऐसे बात करने की। वही नितेश जो अयान की वजह से पोछे के पानी में सर से पैर तक भीग चुका था। उसने भी गुस्से से कहा, हाँ तो तू होगा अयान सिंघानिया औरों के लिए, मेरे लिए तू कोई 30 मार्खा नहीं है। समझ आया। वही इन दोनों लड़ाई की परवाह ना करते हुए रियांश और अद्विका की नजर फर्श पर फैले पानी पर थी। साफ था उन दोनों को अयान की लड़ाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। बस चिंता थी तो इस बात की उनकी वजह से फर्श गंदा हो गया। फिर अद्विका और रियांश की नजर एक दूसरे से मिली और दोनों ने ही हाँ करते हुए मुंह फेर लिया। अयान ने भी नितेश पर हंसकर कहा, तुम जैसों के लिए तो मैं 30 मार खा ही हूँ। तू जो अपने बाप के पैसों पर जो अयाशी करता है ना, उन सब का काला चिट्ठा है मेरे पास। नितेश ये सुनकर कुछ पल के लिए हड़बड़ा गया और वो अपनी हड़बड़ाहट को छुपाने के लिए अयान की तरफ उसको मारने के लिए बढ़ा ही था कि सर्फ के पानी की वजह से उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाला था कि उसने मदद के लिए अपने पास खड़े अद्विक को पकड़ना चाहा। पर नितेश उसे छू भी पाता उससे पहले एक हाथ ने आकर अद्विक को अपनी तरफ खींच लिया और एक छपाक की आवाज के साथ नितेश जमीन पर गिर गया। नितेश गिरते ही एक दर्द भरी आवाज में जोर से चिल्लाया, आह। वही जब आयन ने देखा था कि नितेश अद्विक को छूने वाला है तो पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उसके हाथों ने उसे वहां स्व हटा लिया और उसने अद्विक को कमर से पकड़कर बिल्कुल पास खड़ा कर लिया। अद्विक ने जब देखा कि गिरने की वजह से नितेश को चोट लगी है तो वो अपनी आदत के अनुसार वो उसकी मदद करने के लिए बढ़ी ही थी कि अयान ने उसे रोक दिया। अद्विक ने पीछे पलटकर अयान को देखा जैसे पूछ रही हो मुझे क्यों रोका। अयान ने अद्विक को घूरा और मन में कहने लगा, ये इसकी मिस्टर गांधी बनने को आदत नहीं जाएगी, चाहे उसकी वजह से हर बार ये मुसीबत में फंस जाए। अद्विक ने अयान के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे छोड़ो मुझे, अगर तुम्हें मदद नहीं करनी तो ठीक है, पर मुझे तो करने दो। उसकी बात को सुन अयान ने भी दो टूक जवाब दिया, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? उसे कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो क्या तुम्हें उसको वॉशरूम करवाओगे? उसकी बात को सुन अद्विक के गाल हल्के से लाल हो गए थे। उसने अयान के पेट पर मारते हुए कहा, अयान तुम कितने बेशर्म हो। अयान का ध्यान अद्विक के शर्म से होते हुए लाल चेहरे पर गया। अयान ने कल रात के अद्विक के लड़की वाले चेहरे को इमेजिन किया और फिर उसे एहसास हुआ कि अद्विक लड़की के रूप में कितना सुंदर था। अयान ने अद्विक के हाथ को पकड़कर उसे वॉशरूम से बाहर ले जाते हुए कहा, चलो तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना। अयान के द्वारा ऐसे खींचे जाने पर अद्विक ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ करनी थी, मगर अभी वॉशरूम साफ नहीं हुआ है। उसकी बात पर अयान कुछ बोलता उससे पहले रियांश पीछे से बोला, अयान मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी को साफ करो। नीचे पड़े हुए नितेश ने जब सुना कि रियांश उसे गंदगी कह रहा है तो उसने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुम दोनों को देख लूंगा। बहुत घमंड है ना तुम दोनों को अयान और रियांश पर, एक दिन में तुम्हारा ये घमंड तोड़कर ही रहूंगा। फिर जैसे तैसे वो सर्फ के पानी से उठा और बाहर चला गया। अब फिर से एक बार उस वॉशरूम में वो तीनों ही रह गए थे। अयान ने रियांश को देखकर कहा, रियांश तू अपनी हद में रहे, मत भूल कि तुझे कहाँ और किस वक्त रुकना है। रियांश ने अयान की आंखों में देखा। अयान की आंखों में भी तो वो ही नफरत थी जो उसकी आंखों में थी। रियांश में फिर अयान से अपना मुंह फेर लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर अद्विक ने अपना हाथ छुड़ा कर कहा, यार हद है तुम दोनों की, एक तो वैसे ही तुम दोनों के चक्कर में इस सजा को भुगत रहा हूँ, पर तुम दोनों हो कि कभी अपना साइलेंट वॉर को बंद करते ही नहीं। फिर उसने एक एक पोछा दोनों के हाथ में धमा कर कहा,
लो फोड़ लो एक दूसरे को, और चैन से रहो और दूसरे को भी रहने दो। मतलब हद है। कहते हुए अद्विका मुंह बिगाड़ कर एक दीवार से लगकर खड़ी हो गई। रियांश और अयान कभी अपने हाथ में पकड़े पोछे को देखते तो कभी अद्विक को, जो अलसाई हुई नजर से उन दोनों को देख रहा था। रियांश ने अपनी आंखें चढ़ाकर कहा, अद्विक क्या तुम्हें ये पता है कि अगर हम दोनों ने एक बार एक दूसरे को मारना शुरू किया तो दोनों हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। फिर अयान ने आगे कहा, और अगर एक बार हम हॉस्पिटल पहुंच गए तो बाकी के 15 दिनों तक तुम्हें ही ये वॉशरूम साफ करने होंगे। ये सुनकर अद्विक ने जिस स्पीड से रियांश और अयान के हाथों से पोछे को छीना ना, उसका तो क्या ही कहना। अयान और रियांश के अकड़ भरे चेहरे पर भी उसकी इस हरकत को देख एक नरमी उतर आई थी। अद्विका ने पोछे को कोने में रख कर कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे थोड़ी ना एक दूसरे से लड़ा जाता है। हम सबको मिल बांट कर रहना चाहिए। क्या पलटी मारी है अद्विक ने। तभी वॉशरूम का गेट फिर से खुला, और इस बार तीनों ही उस तरफ घूर कर देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा वहां पीयूष खड़ा था। पीयूष ने देखा कि वो तीनों उसे घूर रहे हैं, तो उसने अपनी आईब्राव को उचकाकर कहा, व्हाट। पर पीयूष से वो लोग कुछ कहते कि तभी पीयूष अंदर आया। उसके पीछे सचिन हाथ में चिप्स के पैकेट लिए हुए आ रहा था। उसके बाद फिर माधव आया। वो लोग एक बाद आते गए, तो अद्विक थोड़ा पीछे हो गया। फिर हर्ष आया और उसके बाद पीछे से सक्षम आया। उन पांचों को ऐसे आता हुआ देखकर अयान ने कहा, कोई और भी है क्या, या पूरी बारात आ गई। इस समय उस बॉयज वॉशरूम में वो 8 लोग घुस चुके और अद्विक तो पता नहीं बिल्कुल किसी छोटे से खरगोश की तरह कोने में उन लोगों की वजह से छिप गया। तभी रियांश ने भी उन सभी को देखकर कहा, मेरे हिसाब से मेरे पास तो कोई ऐसा इनविटेशन नहीं आया कि आज बॉयज वॉशरूम में पार्टी है। क्या तुम्हारे पास आया था। उसकी बात को सुन सचिन चिप्स खाते हुए ही हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज सुनकर रियांश ने उसे घूरा। तभी पीयूष ने कहा, मुझे अद्विक से मिलना था, कहाँ है वो। तभी रियांश और अयान ने एक साथ कहा, पर अद्विक से क्यों। अब पीयूष कुछ बोल पाता उससे पहले ही हर्ष ने जो बात अब तक अपने पेट में दबा रखी थी उसे बोलना शुरू किया। हर्ष ने रियांश को इग्नोर कर अद्विक की तरफ देखकर कहा, अद्विक वही तो, ये पीयूष सुबह से ही अद्विक के बारे में पूछ रहा था। मैंने इससे पूछा क्या काम है तो इसने मुझे बताया नहीं। अद्विक ने मुंह बनाते हुए कहा, और फिर जब मैंने इसे रोकना चाहा तो ये सचिन और माधव के बच्चे भी आ गए। फिर हर्ष ने बड़ी शान से कहा, पर मैंने भी इसे अद्विक के बारे में नहीं बताया और सक्षम को बुला लिया। पर फिर भी इसने अभी तक मुझे नहीं बताया कि इसे अद्विक से क्या काम था, और फिर वो चुप हो गया। वहां सभी को पता था कि हर्ष का चुप होना कितना मुश्किल है। इसीलिए जब वो चुप हुआ तो सबने एक गहरी सांस ली। वही पीयूष ने हाथ बांध कर कहा, क्यों तू उसका बॉयफ्रेंड है जो मैं तुझे बैठो कि मुझे उससे क्या काम है। उसकी बात सुनकर हर्ष ने भी फ्लो में बोल दिया, मैं नहीं पर अयान तो है। ये सुनकर अब सभी लोगों की अजीब सी नजरें अयान पर जा टिकी। अयान ने भी हर्ष की बात सुन उसे घूरा और सबकी नजरें अपने मुंह पर महसूस कर उसने हर्ष के पेट में मुक्का मारकर कहा, अबे क्या बक रहा है, कौन सा सस्ता नशा करके आया है। तभी सचिन और माधव को हटाकर बड़ी मुश्किल से आगे आया और उसने हर्ष को घूरकर कहा, क्या बक रहे थे तुम अभी। हर्ष ने चौंकते हुए अद्विक को देखा और फिर वॉशरूम में इधर उधर देखकर अद्विक को देख बड़ी हैरानी से कहा, तुम तो यहाँ नहीं थे ना, तो तुम कैसे प्रकट हो गए। इस बार अद्विक ने हर्ष के पेट में मुक्का मार कर कहा, मैं इस दुनिया में बस अपने जन्म के समय ही प्रकट हुआ था, और यहाँ मैं तुम्हारे आने से पहले ही था। अब ये बोलो तुम क्या बकवास कर रहे थे। अब सभी लोगों का ध्यान फिर से अयान पर चला गया, और अयान का ध्यान हर्ष पर। हर्ष ने जल्दी से अपने शब्दों को सही कर कहा, हाँ तो इसमें मैंने क्या गलत कहा। उससे पहले उसे अयान से एक और प्रसाद मिलता। हर्ष ने जल्दी से अपनी बात को सही कर कहा, अरे अद्विक और अयान दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं, तो जाहिर है कि वो दोनों दोस्त ही होंगे ना। और अयान क्या है, एक लड़का तो वो हुआ ना अद्विक का बॉयफ्रेंड। जैसे मेरा बॉयफ्रेंड सक्षम और अयान है वैसे ही। फिर सक्षम ने अपनी नौटंकी करते हुए कहा, पर नहीं, तुम लोगों के दिमाग में तो गंदगी भरी हुई है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो।
हाँ कहते हुए हर्ष ने मुंह बना लिया। अद्विक को सामने देख देख कर पीयूष उसके पास गया और उसने कहा, अद्विक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अद्विक ने भी पीयूष को बड़े अच्छे से जवाब दिया, हाँ बोलो। पर फिर पीयूष ने एक नज़र पूरी भीड़ को देखा और फिर कहा, हम अकेले में बात करें। पीयूष की बात सुनकर अद्विक कुछ कहती उससे पहले ही अयान ने कहा, बिल्कुल नहीं।